माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट का टारगेट है भैया 95% का हिंदी में स्कोर करना, आज के इस वीडियो को देख लो, आपका टारगेट जरूर अचीव होगा। क्योंकि इसमें बताए गए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया गया है जो आपके पेपर में सीधे 24 फरवरी को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक वायरल पेपर है और इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन यानी हल सहित आपको बताने वाला हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में भी हल करना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे हर एक कमजोर स्टूडेंट 95% स्कोर जरूर करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका 2025 का पेपर है। 24 फरवरी हिंदी को पेपर आपका होने वाला है हिंदी का। ठीक है, पेपर कोड आप देख लीजिए 300 ZL। विश्वास नहीं है, पेपर कोड देख लीजिए। पेपर कोड की अहमियत बहुत होती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कॉपी वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा। ठीक है, ये भी एक कोड होता है 899। ठीक है, पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटा दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए और डियर स्टूडेंट 15 मिनट दिया जाएगा इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो 15 मिनट इसका उपयोग जरूर आप लोग कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों की सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम खंड का से स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये देखिए खंड का, फिर हमारा खंड खा आएगा। खंड का के हमें 50 नंबर का क्वेश्चंस करना है। ठीक है, 7 टॉपिक इसमें होते हैं बेसिकली, तो वो 7 टॉपिक को चलिए स्टार्ट करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये वायरल पेपर और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर पूछा जाएगा 24 फरवरी को स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 बहुविकल्पीय आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहला प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। ठीक है, प्रेम सागर के लेखक आपको बताना है और आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। समझ लीजिए कि आप अभी बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप हमारे साथ में ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर पता है तो ईमानदारी से नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो प्रेम सागर के जो लेखक है डियर स्टूडेंट वो लल्लू लाल हो जाएंगे। ठीक है, किनको इस क्वेश्चन का आंसर पता था कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खा नंबर, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो गोरा बादल कथा के लेखक कौन है डियर स्टूडेंट? इनमें से आपका जटमल हो जाएंगे। ठीक है, जटमल जो है ये गोरा बादल कथा के लेखक हैं। 5 क्वेश्चंस आपके डियर स्टूडेंट गद्य से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चंस आपके पद्य से पूछे जाएंगे। तो दोनों में डिटेल से आपको बताऊंगा और मैं हर एक वीडियो का अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आप लोगों को ढूंढने में आसानी होगी और आपकी संपूर्ण तैयारी वो चाहे हिंदी की हो या और अदर सब्जेक्ट की हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको 95% हर एक सब्जेक्ट में मैं दिलाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गा नंबर दिया हुआ है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। और कितना इंपॉर्टेंट होता है एक नंबर आपको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो द्विवेदी युग की जो पत्रिका है डियर स्टूडेंट वो प्रताप हो जाएगी। ठीक है, इनमें से जो प्रताप है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। और एक और क्वेश्चन आएगा द्विवेदी युग की पत्रिका से रिलेटेड, तो आपका वो सरस्वती हो जाएगा। कौन हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सरस्वती हो जाएगा, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। ठीक है, चिंतामणि ये हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट होंगे और एक चैप्टर है मित्र। ठीक है, मित्रता चैप्टर, तो उसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनमें से आपका रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आड़ा नंबर क्वेश्चन, ये 5 गद्य के क्वेश्चंस आपके मिल रहे। देखिए, अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अन्या से जो अनन्या आत्मकथा के लेखक है माय डियर स्टूडेंट, ये आपके प्रभा खेतान हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? प्रभा खेतान हो जाएंगे इसके लेखक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब हमारे पद्य के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, जो कि कवि की श्रेणी से रिलेटेड होते हैं, कवि की रचनाओं से रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो कौन माना जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो पृथ्वीराज रासो हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य यही माना जाता है। ठीक है,
अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है या इसके कवि कौन है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बता दीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्य के कवि जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, वो कौन हो जाएगा, इनमें से भिखारी दास हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि भिखारी दास हैं, केशव हैं, कुलपति मिश्र हैं, ठीक है, और त्रिपाठी जी हैं। ये सब रीतबद्ध काव्य धारा के कवि की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन गा नंबर, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो जो नई कविता का प्रारंभ माना जाता है डियर स्टूडेंट, वो सन 1950 से माना जाता है। ठीक है, इनमें से सन 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में घा नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी है डियर स्टूडेंट, क्या प्रिय प्रवास हो जाएगी, बिल्कुल द्विवेदी युग की रचना प्रिय प्रवास है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था सरस्वती भी आ जाएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में और भी आ जाएगा, साकेत शायद आ जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी जिसके रचनाकार हैं। क्या मैं सही हूँ, साकेत को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर, छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से छायावाद काल से संबंधित कौन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग बताइएगा। यहाँ पर नहीं हो रहे बात हो रही है, तो इनमें से भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे जो कि छायावाद काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, और कौन नहीं है छायावाद से संबंधित, मैथिली शरण गुप्त जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये सब छायावाद से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा जो 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हमारा आ जाता है यहाँ से गद्यांश को हल करना। गद्यांश को भी हल करने का मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को देखिए। और जो 10 नंबर है ये फ्री का आपको मिलेगा। ठीक है, किसका, फ्री का, जिस तरह से होता है ना फ्री में लूट लीजिए, ये 10 नंबर आप लोग फ्री में लूटोगे। कैसे लूटोगे चलिए बताता हूँ, पूरे स्टेप बाय स्टेप जानकारी में देने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो मैं गद्यांश और पद्यांश, श्लोक और संस्कृत के गद्यांश का मैं जो चैप्टर बताऊंगा, इसके हर एक चैप्टर के डियर स्टूडेंट 5-5 गद्यांश को पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप लोग हमारी स्टूडेंट है और हमारा एक टारगेट चल रहा है कि हर एक बच्चे को मैं 95 दिलाऊं, उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टूडेंट 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए, टाइम कम बचाए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 × 10 सभी को पता होगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए होते हैं, एक गद्यांश आपका ये हो गया और एक गद्यांश ये आपका अथवा लगकर दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, तो दोनों में से किसी हमें एक को करना है जो हमें आता हो। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों में 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक ये हो गया आपका और अथवा वाले में भी भैया 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोग कर लीजिए। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी वो चाहे गद्यांश हो या पद्यांश, दोनों में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मैं बताना चाहूँगा। ये आपका हो गया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन आपके गद्यांश में भी पूछे जाएंगे और पद्यांश में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है, गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो हमें भैया पता नहीं है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहली जरूरी बात यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें इसको पढ़ना है और यहाँ पर मैं की पॉइंट आपको बताऊंगा जो आप लोगों को ढूंढना रहेगा बस। ठीक है, इतना मेहनत आपको करना है। देखिए साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय की बात हो गई, जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सा हृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय, राष्ट्र, नीत, गीत, प्रमोद, वृक्ष, इस सब से रिलेटेड जब बात हो तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। देखिए जैसा कि मैंने बताया राष्ट्र की बात हो रही, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर में ही पता चल जाता है भैया कि
किस चैप्टर से लिया, यानी गद्यांश में ही पता चल जाता है। तो ये भैया राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब जब आपको चैप्टर का नाम पता चल गया तो भैया किसका इंतजार कर रहे हैं, लेखक का भी नाम आपको पता चल गया होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या है, इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, गद्य भाग से संकलित है और इस यहाँ पर देखिए इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जो कि किस शीर्षक से लिया गया है, शीर्षक का नाम है भैया राष्ट्र के स्वरूप। ठीक है, इतना आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर आपका पहले नंबर क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 नंबर में फ्री में दिलाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं आता गद्यांश को सॉल्व करना, 0 बटा कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको 10 नंबर एग्जामिनर देगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक रेखा खींची हुई है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये रेखा खींची हुई है और इसी की हमें व्याख्या करना, एक प्रकार से होता है ना जिस तरह से ट्रांसलेशन करना, उसका अर्थ बताना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें अर्थ बताना है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसका अर्थ बाकायदा बताया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको अर्थ भी नहीं पता है भैया, रेखांकित अंश की व्याख्या भी नहीं करना आता, तो आप लोग क्या यही उठाकर लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या में। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपका जो है डियर स्टूडेंट कितने नंबर पक्का हो जाएगा, 2 नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है। अब लिखोगे ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लिखने पर आपको मेहनत देखता है एग्जामिनर कि भैया मेहनत बच्चे ने किया, राइटिंग अच्छी है तो 2 नंबर पूरा दे देगा। ठीक है, नहीं तो 1 नंबर देगा, क्योंकि आपने रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं की, लेकिन 2 नंबर राइटिंग पर और आपकी स्किल पर देखेगा कि भैया किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है। ठीक है, ज़्यादा एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, मैं बताना चाहूँगा आपको। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, बाकी का जो 3 क्वेश्चन है आपको इसका आंसर इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किन रूपों में राष्ट्रीय अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट किन रूपों में यहाँ पर बात हो रही है कि अपने यानी राष्ट्रीय अपने अपने भावों को प्रकट करती है। तो ये देखिए इसका मैं आपको आंसर दिखाते हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर दे दीजिए कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करती है। अब आपको भैया इसका आंसर ये मिल गया, देख सकते हैं यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक इसका आंसर है, 2 नंबर इसमें भी आपका फिक्स है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सहृदय की बात हो रही है स्टूडेंट, तो ये देखिए वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों में राष्ट्र के लिए सहृदय है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, आपका 2 नंबर कन्फर्म माना जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में भैया जो लेखक है यहाँ पर देखेंगे लेखक ने किस पर, ये देखिए, यद्यप बाह्य दृष्टि से संस्कृति की बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, इसमें एक सूत्रता, यानी इसी में इसका आंसर आप मिल जाएगा, आप लोग आराम से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करने का तरीका बताया है और सबसे बेस्ट तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का यही तरीका, जो आपको हर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिलाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन होता है तो आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद में सेम इसी प्रकार से ये वाला भी आपको हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है, बहुतों को धन और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा है, पर मानवता के आंगन पर समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य, यहाँ पर देखिए सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा है। कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये भैया रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है और इसके जो लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर भी दे दिया जाएगा। और देखिए स्टूडेंट रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इसका व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए लेखक ने समर्पण और प्राप्ति को कौन सा उद्भव सौम्य स्वरूप देखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है, तो यहाँ से लेकर ना करके हम यहाँ देखिए ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा है, तो यहाँ से लेकर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ तक लिख देंगे, आपका एक जो है 2 नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी का जो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। आराम से वीडियो को रोक कर देख लीजिए। मैंने काफ़ी बार आपको सॉल्व करना बताया है और आपको ये तरीका नहीं मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे गद्यांश को सॉल्व करते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। बस आप वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फिर पीछे आप इस तरह से लगा दीजिए बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने वो तरीका बताया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, हर एक स्टूडेंट 10 नंबर स्कोर जरूर करेगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट जो है पद्यांश को हल करना। कैसे पद्यांश को हल करेंगे, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट कि आपका जो है चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम और जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर के आपको 5-5 गद्यांश को पढ़कर जाना है यदि आपको 10 नंबर स्कोर करना है तो, ठीक है। अब देखिए पद्यांश में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। टोटल आपका 10 नंबर इसमें भी दिया जाएगा और आपको क्या है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 पद्यांश दिए होते हैं अथवा करके, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो आपको आता हो, जिस प्रश्न का उत्तर आप दे ले पाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें क्या है 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, फालतू चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, मैंने आपको बाकायदा बता ही दिया था गद्यांश में कि उपयुक्त पद्यांश और शीर्षक, कवि का नाम पूछा जाएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या की पूछी जाएगी। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होता है उसी पद्यांश और गद्यांश से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे हमें पूछा गया कि भैया उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो सबसे पहले पढ़ लेंगे कि ततंदर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और टकटकी लगाए नैन शुरू के थे वे, और परिणाम मोतकुश, यहाँ पे देखिए परिणाम मोतकुश उन भयातुरों के थे वे, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे और आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर को पद्यांश के, तो आपको पता होगा केकई के अनुताप से लिया गया है। किससे? केकई के, ठीक है, केकई के अनुताप, यहाँ पे देखिए अनुताप से लिया गया डियर स्टूडेंट। और इसके जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो कि महाकाव्य भी है और ये राष्ट्र कवि के सम्मानित भी हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या खींची हुई है, यहाँ पर देखिए जो रेखा खींची हुई है, ये देखिए कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी, ठीक है। इसी की व्याख्या करने जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसकी व्याख्या की हुई है, ठीक है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, और प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है भैया। इस तरह से आप लोग हल कर लीजिएगा। मैंने इसका भी तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को पद्यांश को सॉल्व करना है। कॉपी में मैंने बताया है कि आप लोग भैया ये ना देखो कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आप ये ना समझ पाओ कि वो कॉपी में कैसे लिखा जाता है, कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरे लिए वीडियो बनाना, मेरे लिए टॉपिक ढूंढकर आपके लिए रिसर्च करना और आपके कंटेंट के लिए आपकी अच्छी सी पढ़ाई कराना, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए मैंने कॉपी के वीडियो पर बनाया हुआ है कि आप लोगों को डायरेक्ट कॉपी में लिखने का सौभाग्य मिले और आप लोग जब भी जाए 24 फरवरी को पेपर दे, आपको डायरेक्ट आपको 10 नंबर पद्यांश में दे एग्जाम में, ठीक है। तो वो तरीका आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको हिंदी में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको तरीका मैंने बता ही दिया है। और अथवा करके स्टूडेंट ये वाला भी पूछा गया है, तो दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपका ये दिया हुआ है पद्यांश और इसके भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। करना आपको क्या है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको 2 नंबर हर एक क्वेश्चन पर दिया जाएगा। टोटल 10 नंबर मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 5 × 10, ठीक है। तो ये वाला देखिए कि ये इसमें भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उपयुक्त पद्यांश के और उसके कवि का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसके क्या नाम है, इसके जो कवि का नाम है उसका जो चैप्टर है शीर्षक कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, और प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और वे मुर्दे होंगे, यहाँ पर देखिए मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अब देखिए भैया यहाँ पर चैप्टर का नाम ही बता दिया गया। देखिए स्टूडेंट ये देखिए मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब आपको 2 नंबर यहाँ पर पाने के कोई नहीं रोक सकता। अब इसके जो कवि हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे, आप इनका शॉर्ट में नाम रख सकते हैं आगे, ठीक है। इसके ये कवि हैं, तो 2 नंबर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में मिल जाएगा। सॉरी, उपयुक्त पद्यांश और रेखक का और रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यही इसका
बताना है कि मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अब इसका आपको अर्थ बताना है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी ने इसका अर्थ बताया है। आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। और देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया केकई का अनुताप और गीत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है, इन दोनों में से 5-5 को आपको पढ़ लेना है। और जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी का मैंने आहुति बनकर देखा, काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि इससे तो आएगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में, आएगा तो श्रद्धा मनु और आपका जो है गंगा अवतरण, प्रेम माधुरी, इसी से आएगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। हर एक टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए और 5-5 आपको जरूर पढ़कर जाना है इंपॉर्टेंट पद्यांश को, ठीक है। मैंने आहुति बनकर देखा, और जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग, इन सभी से आप लोग पढ़कर जाइए, क्योंकि कौन सा पेपर में पूछ लिया जाए और जो 10 नंबर आपको दिला लेकर जाए वही इंपॉर्टेंट होता है भैया। तो तैयार कर लीजिए, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं क्या है काफ़ी सालों से तैयारी करा रहा हूँ और मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये सारे जो पद्यांश से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो तैयार करा लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय पूछा जाता है और इस बार 24 फरवरी को कौन सा जीवन परिचय आएगा? देखिए स्टूडेंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय कंफर्म है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी जीवन परिचय कंफर्म है और जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय कंफर्म है, जो कि किसमें लेखक के जीवन परिचय की मैं बात कर रहा हूं। और आपके इस बार 24 फरवरी 2025 के पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो ये सभी जीवन परिचय आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे लिखना है और कितने शब्दों में, मैंने बाकायदा बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खा नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको इनकी कृतियों पर भैया प्रकाश डालना है। 80 शब्दों में आपको इनका जीवन परिचय लिखना है और ये भी भैया 5 नंबर का होता है, देख सकते हैं। और इस बार कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है कवि में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कंफर्म है, इस बार आने वाले हैं स्टूडेंट, तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका 6 नंबर है, दिया हुआ है कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। हमें उद्देश्य लिखना है। अभी तक मैंने सारांश की बात की थी, अब उद्देश्य भी पूछा जाएगा भैया कि इसका मोटिव क्या है, एक प्रकार से कि पंचलाइट कहानी बनाया क्यों, क्या इसका क्या उद्देश्य है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 80 शब्दों में इसका आपको देना है। हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अथवा करके दिया हुआ है, आप चाहिए ये वाला कर सकते हैं कि गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए। गोधन कौन है भैया? पंचलाइट से ही लिया गया है, ठीक है। तो दोनों में से किसी का चाहे आप उद्देश्य दे दीजिए या जो गोधन की चरित्र चित्रण यानी इसकी विशेषताएं बता दीजिए। मिलना आपको 5 नंबर कन्फर्म है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आ गया हमारा अगला टॉपिक 7 नंबर। देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का ये भी खंडकाव्य होता है। 80 शब्दों में आपको खंडकाव्य को लिखना है। अब ये रही कि गिन गिन कर ही लिखिए भैया 80 वर्ड में, ठीक है, 80 शब्दों में, ऐसा आपको नहीं करना है। आप लोग अंदाजा लगाकर, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बताए और उसमें मैंने तरीका भी बताया कितने शब्दों में है, आप लोग वही वीडियो देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो स्वपठित खंडकाव्य होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट, मैंने काफ़ी बार आपको बताया पेपर में, जिले वाइज होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, काफ़ी जो हमारी स्टूडेंट हैं उनमें मुक्ति यज्ञ खंड काव्य भी लगता है, ठीक है। सत्य की जीत और रश्मरथी खंड काव्य भी लगता है, ठीक है। और किसी में क्या लगता है? आलोक वृत्त खंड काव्य, और किसी में त्यागपति, और किसी में श्रवण कुमार। तो मैं अपने के डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो त्यागपति खंड काव्य लगता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य लगता है डियर स्टूडेंट, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। खंड काव्य आप कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का हमारा खंड काव्य है? आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य ढूंढने का सबसे आसान तरीका है विद्या क्वेश्चन बैंक, ठीक है। या क्वेश्चन बैंक, चाहे वो अरिहंत का हो, मास्टरमाइंड का हो, राजीव का हो, या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो डियर स्टूडेंट, उसमें आप खंड काव्य के सेक्शन में जाएंगे और आप लोग अपना खंड काव्य देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको लिखा होगा कि भैया बनारस से है, प्रयागराज से है, ठीक है, या आपका, ठीक है स्टूडेंट, गोरखपुर से है, या बांदा से है, या गोंडा से है, या कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट का नाम स्टूडेंट देख लेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा खंड काव्य वही दिया होगा, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आ चुका है
खंड खा। अभी तक मैंने खंड का के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया और 50 नंबर आपका कंफर्म किया। अब हमारा खंड खा आ चुका है, जो कि यहाँ से हमें 50 नंबर कंफर्म करना है। हिंदी व्याकरण का यहाँ से सारा सीरीज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, 2 हमें संस्कृत का गद्यांश दिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 संस्कृत का गद्यांश, और दोनों में से किसी एक को करना है और हमें 7 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए 7 नंबर कैसे दिया जाएगा ये समझ लीजिए। देखिए आपको दिया जाएगा संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी आपको चैप्टर का नाम बताना होगा कि किस चैप्टर से ये संस्कृत का गद्यांश लिया गया है। ठीक है, और जब आप इसका अनुवाद कर लेंगे, जिस तरह से आप क्या है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेट हिंदी को हिंदी यानी इंग्लिश को हिंदी में करते हैं, सेम इसी प्रकार से संस्कृत से आपको हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो जब आप अर्थ लिख देंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए। ठीक है, तो टोटल आपका 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर इसका अनुवाद के लिए। सेम अप्लाई यही श्लोक में भी होता है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। और मैंने संस्कृत का गद्यांश जो है हल करके बता दिया है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा किस चैप्टर से लिया गया, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महर्षि दयानंद आप लोग नाम सुने होंगे, महर्षि दयानंद। ठीक है, उसी चैप्टर से भैया ये लिया गया है आपका संस्कृत का गद्यांश। पेपर में इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अथवा वाला जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को 2 में से ऑप्शन दिया जाता है कि दोनों में से किसी एक को कर लीजिए। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्टथा, इसके बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, अतीतम प्रथम कल्पे यानी जातक कथा से। अब जातक कथा से किस पार्ट से लिया गया ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जातक कथा का जो पार्ट है स्टूडेंट, वो क्या है, वो है भैया नित्य जातकम। यहाँ पर देखिए नित्य जातकम, नित्य जातकम चैप्टर से लिया गया है ये आपका संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, दोनों में से मैंने तरीका भी बताया हुआ है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये आपका संस्कृत में श्लोक है और किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सेम प्रोसेस है, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद के लिए। अब इसका अनुवाद क्या थोड़ा छोटा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्लोक भी थोड़ा छोटा है और अनुवाद भी भैया छोटा करना पड़ेगा। 2 दिया हुआ है अथवा करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक को करना है। ठीक है, तरीका मैंने बताया हुआ स्टूडेंट, आप लोगों ने हमारा 1-1 घंटे का जो वीडियो होगा पार्ट 1 पार्ट 2 का, वही देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपको पेपर में सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी आपको समझ में आ जाता होगा। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है भैया सुभाषित रत्नान, क्योंकि हमें क्या संदर्भ का नाम बताना, तो सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है और इसके जो आपके एक प्रकार से आपको इसका अनुवाद करना होगा। इसमें लेखक का नाम नहीं दिया होता, इसमें सिर्फ चैप्टर का नाम दिया होता है। ठीक है, नीचे अथवा वाला है, एक ये वाला है कि ज्ञाने मोक्ष क्षमा साक्तो त्यागे। ठीक है, एक इस चैप्टर से लिया गया है। तो निपत दिलीप, ठीक है, निपत दिलीप चैप्टर से लिया गया डियर स्टूडेंट, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके भी चैप्टर से एक सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है, इससे हर साल एक ना एक श्लोक देखने को मिल जाएगा। और एक आपका ये ज्ञाने मोक्ष वाला, ठीक है, निपत दिलीप, ये दोनों चैप्टर के 5-5 इंपॉर्टेंट जो है श्लोक को तैयार कर लेना है। तो ये बात हो गई डियर स्टूडेंट श्लोक हल करने की। ठीक है, तो श्लोक आप लोगों को हल करना है, मैंने तरीका बताया, जाकर देख लीजिएगा वीडियो। और आप लोगों को जो चैप्टर का नाम बताया है इसके आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा 5-5 श्लोक को। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, हमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूँ, जैसे विद्यार्थी की त्यज्यते, तो भैया विद्यार्थी जो है की वाला हटा दीजिए, सुख त्यज्यते, क्या सुख भैया, सुख त्यज्यते है भैया, सुख चाहते हैं विद्यार्थी। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको तीनों में से करना 2 ही क्वेश्चन है, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, करुण रस अथवा भयानक रस। यहाँ पर देखिए करुण रस अथवा भयानक रस के स्थायी भाव के साथ
उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब 2 नंबर दिया जाएगा, ये जो हर साल आने वाला एक टॉपिक है, रस छंद अलंकार। ठीक है, तो करुण रस अथवा, यहाँ पर देखिए अथवा लगा, चाहे आप करुण रस का दीजिए, भयानक रस का परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो मैंने तरीका बताया हुआ है, रस छंद अलंकार पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो आपके पेपर में इस बार 100% पूछे जाएंगे, रस छंद अलंकार। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपके पेपर में आएगा, क्योंकि 2-2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं। तो देखिए खा नंबर क्वेश्चन है कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चाहे आप उपमा का कर लीजिए या उत्प्रेक्षा का, ठीक है, उदाहरण सहित आपको लक्षण लिखना है, 2 नंबर आपको देना है, चाहे उपमा और उत्प्रेक्षा में से किसी एक को करना है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। अब गा नंबर में देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए गा नंबर में, ठीक है, मैं थोड़ा दिखा दूँ, ये देखिए, हाँ, चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 नंबर आपको दिया जाएगा, चौपाई का कर सकते हैं या तो सोरठा का। तो मैंने डेडिकेटेड, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो बना रखा है स्टूडेंट, आप लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो। रस छंद अलंकार पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध होता है और किन्हीं एक पर करना, जैसे पहला दिया हुआ जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, 24 फरवरी को ये कंफर्म आने वाला है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये भी कंफर्म है। तीसरा है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका, और चौथा है इंटरनेट विकास अथवा विनाश। विकास और विनाश दोनों पर आपके पूछे जाएंगे, तो चारों को तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। चारों में से मान लीजिए कि 3 नहीं आता है, एक आएगा, वही 9 नंबर आपको दिलाकर चला जाएगा, और हमें 9 ही नंबर की ज़रूरत है, किसमें, निबंध में। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक पर मैंने निबंध ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया है, आप लोग जाकर वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन है, और इसका पहला क्वेश्चन संधि से पूछा गया। 3 संधि आपके पेपर में पूछा जाता है कि तच्चोर का संध विच्छेद है, तो इनमें से जो तच्चोर का सही संध विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका गा वाला हो जाएगा, तत् प्लस चोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पोधन अका की संधि है, तो पोधन अका की जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा पावक। पावक का सही संधि विच्छेद पोधन अका। ठीक है, 1 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तीसरा है राम से, यहाँ पर देखिए राम से चलत में संधि होगा, तो कौन हो जाएगा, ये विसर्ग संधि, यानी गा वाला विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो जो आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था संधि से रिलेटेड, इसका भी आंसर मैंने बता दिया है, और ऐसे ही आपके साहित्यिक हिंदी में इस बार कन्फर्म में पूछे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन, खा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहला नंबर कि नीलस्व में समास है, तो नीलस्व में कौन सा समास है आपका, क्या अव्यय भाव है या कर्मधारण है, द्विगु है या द्वंद्व है। ठीक है, तो इसमें जो नीलस्व में समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो कर्मधारण समास हो जाएगा। ठीक है, वो आपका कर्मधारण समास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 2 समास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास एक तरह के और पूछे जाते हैं कि समास विग्रह कीजिए। ठीक है, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो केवल 3 पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक को करना है, और 2 नंबर का वो क्वेश्चन होता है। तो जो हमारे वीडियोज देखते होंगे स्टूडेंट, 5 टॉपिक एक ही वीडियो में मैंने कवर करके बताया है, उसमें मैंने ये तरीका जरूर बताया है। तो यशो, यहाँ पर देखिए यथोचितम में समास होगा तो वो अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आपका खा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का पहला क्वेश्चन कि भूत शब्द में प्रत्यय है, तो भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वो आपका कत हो जाएगा। ठीक है, 13 का जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर देखिए पठनीय में प्रत्यय हो जाएगा, पठनीय में जो प्रत्यय है कौन सा, वो अनियर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर का खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन खा नंबर कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। 2 नंबर का ये होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको 3 दिए होते हैं, तीनों में से किसी एक को करना होता है। ठीक है, जिसके लिए 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ये बालिका पादेन खज्ज अस्ति। ठीक है, या अहमपी त्वा सार्ध यशयामी। ठीक है, या रामेण शाह। तो इनमें से मैं जैसे मान लीजिए कि करना एक ही, तो रामेण शाह का कर लेता हूँ। यानी क्या लिया हुआ है कि राम के साथ, रामेण शाह यानी राम के साथ।
ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, विभक्ति। तो विभक्ति कौन सा हो जाएगा, विभक्ति आपका तृतीय विभक्ति। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ नियम, नियम क्या हो जाएगा इसका, नियम की भी मैं बात कर लेता हूँ। नियम आपका हो जाएगा सहयुक्ते, ये देखिए सहयुक्ते, ठीक है, सा प्रधाना, प्रधानी, ठीक है, संयुक्त सा प्रधाना, ये आपका प्रधाने हो जाएगा, इसका सूत्र यानी नियम हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपका तृतीय विभक्ति रामेण सा यानी राम के साथ, और इसका जो नियम हो जाएगा यानी सहयुक्ते प्रधानी। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें डिटेल पर मैंने वीडियो बनाया है विभक्ति पर्ची पर, जो कि हमारा हिंदी का जो कॉपी लिखने वाला वीडियो, उसमें बताया हुआ सारी चीज़ें। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण दीजिए। 8 नंबर का पत्र लेखन होता है, किसी एक पर लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम किसी प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो तेजस्विनी अपने मित्र और उसने नेशनल स्तर पर, तेजस्विनी जो है आपका मित्र है और उसने नेशनल स्तर पर ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो पत्र लिखने का तरीका भी मैंने बताया, वह स्टूडेंट आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर। जो भी इस वीडियो में मैंने पेपर में जो भी बताया क्वेश्चंस की, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आपको चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट देखेंगे, 2024 का भी आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट के मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को सॉल्व करना बताया है, और आप लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आप लोगों को 100 में से हिंदी में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पेपर सॉल्व कीजिए और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और ऐसे ही वीडियो आप लोग हर एक सब्जेक्ट का चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर करके लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।